दोस्तों सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट के चैनल पर मयंक सर शर्मा आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक नए टॉपिक से जोड़ेंगे। मेरी पिछली वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में मिली थी, उसमें आप लोगों को बताया गया था कि हिंदी जो अपनी भाषा है उसको किस प्रकार से हम लोग आगे उसके सिलेबस के बारे में या कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, उस टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा की थी। ये मेरी दूसरी क्लास है। प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की क्लास मित्रों अपनी रहेगी हिंदी की ही क्लास होगी, जिसमें हिंदी भाषा का विकास कई परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। टीईटी की परीक्षा प्रस्तावित है, सुपर टेट की परीक्षा और टीईटी की परीक्षाओं के लिए ये सवाल अधिकांशतः ज़्यादातर हिंदी की भाषा के विकास से एक दो सवाल देखने को ज़रूर मिलते हैं। अब देखेंगे हम लोग सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। संस्कृत से सभी भारतीय भाषाओं का निर्माण हुआ है। संस्कृत के बाद दूसरी जो भाषा आई है उसका नाम है पाली। पाली के बाद एक और जो भाषा आई है उसका है प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा है दोस्तों? अपभ्रंश। अपभ्रंश के लिए एक शब्द और यूज किया गया, अवहट्ट। अवहट्ट इसको आप लोगों को देखना है, थोड़ा सा ध्यान दें। आप सभी मित्र यहाँ पर विशेष सहयोग बनाए रखें। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट्ट। थोड़ा सा अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर संस्कृत प्राचीन भाषा है, इसे देव भाषा, प्राचीन भाषा या देव भाषा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में स्वर और व्यंजन देखेंगे। संस्कृत, यहाँ आपको संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है, यहाँ आपको हिंदी का विकास या हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है इस टॉपिक पर चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले संस्कृत को हमें जानना जरूरी है। देव भाषा है, आदि जननी है, और संस्कृत में स्वरों को अच तथा व्यंजन को हल कहते हैं। स्वरों को क्या बोलते हैं? अच, और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। तो स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 और व्यंजन की संख्या संस्कृत में 33। व्यंजन की संख्या 33, स्वरों की संख्या 9। ये संस्कृत देव भाषा है, प्राचीन भाषा है और सभी भारतीय भाषाओं की जननी। इसके बाद दूसरी भाषा पाली। पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा बुद्ध ने, किसने? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में किया। संस्कृत भाषा का, संस्कृत के बाद पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में किया, और पाली में स्वरों की संख्या 8 होती है। पाली भाषा को प्रथम देश भाषा कहा गया। पाली भाषा को प्रथम देश भाषा के नाम से भी जानते हैं। पाली भाषा को किसके नाम से भी जानते हैं? प्रथम देश भाषा। यहाँ से फिर आप देखेंगे संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद एक और भाषा है प्राकृत। प्राकृत भाषा में भी 8 स्वर मिलते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में किया। किसने किया? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। यानी संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। यहाँ देखेंगे प्राकृत में भी 8 स्वर हैं, पाली में भी 8 स्वर हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में प्राकृत भाषा का वर्गीकरण या प्रयोग किया। इसको संस्कृत की पुत्री कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संस्कृत की पुत्री। संस्कृत की पुत्री किसको कहा जाता है? प्राकृत भाषा को। यानी बोलचाल की जो भाषा है प्राकृत भाषा को संस्कृत की पुत्री कहा जाता। प्रथम देश भाषा पाली भाषा को कहा गया। संस्कृत को देव भाषा या भारतीय भाषाओं की जननी। संस्कृत में स्वरों को अच और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वरों की संख्या 9, व्यंजन की संख्या 33। यहाँ फिर देखेंगे एक बार, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग महर्षि ब्याडी ने किया। महर्षि ब्याडी ने किया, लेकिन भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है अपभ्रंश के शब्दों का। अपभ्रंश, अब आप एक बड़ी बात, एक अच्छा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे एक
यहाँ पॉइंट आपको देखेंगे, संस्कृत, पाली और प्राकृत, 3 भाषाएं कौन कौन सी, संस्कृत, पाली और प्राकृत। अगर देखें संस्कृत के कालांतर में 2 रूप प्रचलित हैं, एक का नाम है वैदिक संस्कृत, दूसरे का नाम है लौकिक संस्कृत। कौन सा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद और लौकिक संस्कृत में महाभारत, पुराण, उपनिषद, महाभारत पुराण उपनिषद आदि ग्रंथ किस में रखे गए, लौकिक संस्कृत में। ठीक है, वैदिक संस्कृत में 13 या 14 स्वर मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 13 या 14। लौकिक में कितने स्वर मिलते हैं, 12। लौकिक में 12 स्वर मिलते हैं, वैदिक संस्कृत में 13 या 14 स्वर मिलते हैं। बाकी संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 9। पाली में स्वरों की संख्या कितनी है, 8। प्राकृत में कितनी है, 8। और अपभ्रंश में भी स्वरों की संख्या कितनी है, 8। यानी पाली में, प्राकृत में और अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, 8। अब आपको संस्कृत में कितनी है, 9। यानी संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। एक लाइन में आप यहाँ देख सकते हो, अपभ्रंश के पूर्वकालीन अगर पलट के भाई साहब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आप कैसे आंसर दोगे, इस चीज़ को समझ लो। यहाँ पर इस चीज़ को आप फिर समझ लो कैसे आंसर दोगे। अपभ्रंश के पूर्वकालीन कौन सी है, प्राकृत। प्राकृत के पूर्वकालीन कौन सी है, पाली। पाली के पूर्वकालीन कौन सी है, संस्कृत। यानी कह सकते हैं सभी भारतीय भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत। सभी भारतीय भाषाओं की जननी किसे कहा गया, संस्कृत को। ठीक है, तो ये केवल हिंदी भाषा के विकास से आपको परिचय दे रहे थे। कहाँ कहाँ पर आपको किस नाम से, यहाँ महावीर स्वामी का संबंध किस भाषा से, प्राकृत भाषा से। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है, पाली भाषा से। और महर्षि ब्याडी, स्वयंभू तथा भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में किसका वर्णन किया गया, अपभ्रंश भाषा का। अब परीक्षा में बनने लायक सवाल क्या पूछेगा अब आपसे, एक बात ध्यान दें, यहाँ आप नज़र रखेंगे संस्कृत, पाली और प्राकृत। बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे संस्कृत, पाली और प्राकृत, तीनों, ये तीनों कैसी भाषाएं हैं, संयोगात्मक भाषाएं हैं। कैसी भाषाएं हैं, संयोगात्मक भाषाएं हैं। अपभ्रंश कैसी भाषा है, अपभ्रंश एक वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश कैसी भाषा है, एक वियोगात्मक भाषा है। संयोगात्मक और वियोगात्मक, यानी संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों संयोगात्मक भाषाएं हैं, लेकिन प्राकृत कैसी भाषा है, वियोगात्मक भाषा है। इसको ध्यान देना। अब आप देखेंगे यूपी टीईटी की परीक्षा 2017 में हुई थी। एक बार 2017 में यूपी टीईटी की परीक्षा हुई थी 15 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी। वहाँ से सवाल पूछा था, यहाँ से सवाल आया था अपभ्रंश से या अवहट्ट से। यहाँ देख लो, अब आप सवाल क्या पूछा था, आप यहाँ देखना। अपभ्रंश का वर्गीकरण जो हुआ है, अब आपको विशेष ध्यान देना है अपभ्रंश का। आप अब देख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे कर देते इस तरफ। अब आपको यहाँ देखना, यहाँ पर देखेंगे अपभ्रंश के लिए, यहाँ लिख लेते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश यहाँ लिख लेते। अपभ्रंश का वर्गीकरण 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में। 5 भागों में 18 बोलियों को आधार मानकर, कितनी बोलियों को, 18 बोलियों को आधार मानकर अपभ्रंश का वर्गीकरण 18 बोलियों को आधार मानकर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, किन्होंने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का वर्गीकरण 5 भागों में किया। कितनी बोलियों को आधार मानकर, 18 बोलियों को। सवाल क्या बना था, ए विकल्प, बी, सी और डी, 4 विकल्प थे। ऐसा पहले में 16, दूसरे में 17, तीसरे में 18, चौथे में 19, ऐसा विकल्प लिखा था। आप देख लो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना था बोलियों की संख्या कितनी होती है, बोलियों की संख्या कितनी होती है। अब आप समझ गए होंगे बोलियों की संख्या कितनी है, 18। बोलियों की संख्या कितनी है, 18। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंदी के बड़े विद्वान व्यक्ति, 18 बोलियों को आधार मानकर अपभ्रंश का वर्गीकरण किया। कितने भागों में किया, 5 भागों में। कितने भागों में किया था, 5 भागों में। अब एक बार हम आपको पुनः जोड़ेंगे, सबसे पहले संस्कृत, फिर इसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ, 5 भागों में। किसने किया, भोलानाथ तिवारी ने। कितनी बोलियों को आधार मानकर, 18 बोलियों को आधार मानकर। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे 5 भागों में जो वर्गीकरण किया, उनमें आप देखें सबसे पहले अपभ्रंश का वर्गीकरण हुआ है
किसका वर्गीकरण? अपभ्रंश का। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, आप लोग पेज को अलग तरीके से रख लेना, जहाँ जैसे आप लिख रहे हो वैसे को पेज को मोड़ लेना, एक ऐसे टाइप से बना लेना, इसका डायग्राम बड़ा बनेगा। कौन कौन सी? अब देखो, पहले नंबर पर सौरसेनी, 5 भागों में बांटा था। पहला नंबर क्या है? सौरसेनी। दूसरा नंबर क्या है? मागधी, मागधी। तीसरा नंबर क्या है? अर्धमागधी। तीसरा नंबर क्या है? अर्धमागधी। चौथा नंबर क्या है? पैसाची। कौन सा? पैसाची। और 5वां नंबर क्या है? महाराष्ट्री। 5वां नंबर क्या है? महाराष्ट्री। आप लोग एक बार फिर देख लो, किसका वर्गीकरण हो रहा? अपभ्रंश का हो रहा। किसने किया? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने किया। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कितनी बोलियों को आधार माना? 18 बोलियों को आधार माना। ठीक है, एक बार आप नाम बोल लीजिए हमारे साथ पीछे से। नंबर 5वां कौन सा? महाराष्ट्री। चौथा कौन सा है? पैसाची। तीसरा कौन सा? अर्धमागधी। दूसरा कौन सा है? मागधी। पहला कौन सा है? सौरसेनी। अब आपको यहाँ से देखना सवाल कैसे बनते हैं, पिछली परीक्षा में बने थे। महाराष्ट्री में केवल और केवल मराठी बोली जाती है। महाराष्ट्री में क्या बोली जाती? मराठी। पैसाची में 3 बोलियाँ हैं, जो कि पंजाबी है, दूसरा पॉइंट है सिंधी और तीसरा पॉइंट है विराचड़। कौन सी बोलियाँ हैं? ये हैं 3, पंजाबी है, सिंधी है और विराचड़ है। अर्धमागधी के अंतर्गत बोली जाती है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी के अंतर्गत क्या बोली जाती? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ हैं। 3 बोलियाँ हैं जो कौन कौन सी हैं? अवधी, दूसरा है बघेली, अवधी यहाँ बघेली, और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। आप लोग फिर सोच लो, यहाँ से देख लो, महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी। पैसाची में पा, सा और चा, एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। आप पा से करेंगे पंजाबी, सा से करेंगे सिंधी, और बीच में ये चा है ना, इसको यहाँ समझ लेंगे विराचड़। तीनों बोलियाँ हैं जो आप देख सकते हो। इसके बाद और देख लो आप आगे पॉइंट, पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी को किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी। किसके अंतर्गत है? अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी। 3 जो बोलियाँ हैं वो किसके अंतर्गत हैं? पूर्वी हिंदी के। अब मागधी, मागधी को बांटा था 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहला कौन सा है? बांग्ला। दूसरा कौन सा है? बिहारी। तीसरी कौन सी है? असमिया। बांग्ला, बिहारी, असमिया। अगली कौन सी है? उड़िया। ये लिखे गए हैं, इनको आप समझ लो कौन कौन से? बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। अब देखते हैं बिहारी को फिर बांटा गया था। बिहारी को फिर 3 भागों में बांटा गया, जिसका नाम क्या है? भोजपुरी। बिहारी में क्या है? भोजपुरी। दूसरा नाम क्या है? मैथिली। दूसरा नाम क्या है? मैथिली। और तीसरा पॉइंट क्या है? मगही। तीसरा क्या है? मगही। ये किसके अंतर्गत हैं? बिहारी के अंतर्गत। एक बार फिर देख लेना आप, सवाल आपको दिक्कत कर सकता है, फिर बाद में ना कहना समझ में नहीं आया। आप देख लो अभी, मागधी को किसके मागधी को बांटा गया? बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। बिहारी को 3 भागों में फिर बांटा, कौन कौन सा? पहला भोजपुरी, दूसरी मैथिली, तीसरी मगही। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आपको थोड़ी देर के लिए सवाल बताएंगे कैसे बनते हैं, इनसे सवाल कैसे बनते, कहाँ से पूछे जाते। सौरसेनी को बांटा गया 4 भागों में। जगह कम पड़ रही है, मैंने पहले कहा था आपसे, पहले कहा था पेज छोटा पड़ जाएगा आपका, आपसे बोला ही था। यहाँ देख लो, पहला पॉइंट आएगा पश्चिमी हिंदी। पहला क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी। दूसरा क्या आएगा? गुजराती। दूसरा क्या आएगा? गुजराती, जगह कम है यहाँ पर। अगला क्या आएगा? राजस्थानी। और अगला क्या आएगा? पहाड़ी। तीनों हो गए, 4 भागों में बांटा गया। किसको बांटा गया? सौरसेनी को। पहाड़ी के अंतर्गत 2 बोलियां हैं। नंबर 1 गढ़वाली, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती हैं। दूसरी नंबर कौन सी है? दूसरी कौन सी है? कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी का संबंध किससे है? पहाड़ी से। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। आपको विशेष ध्यान देना, बस यहीं से सवाल कई परीक्षाओं में बनता है। अगर आपने यहाँ ध्यान दे लिया भाई, सब क्लियर बात है, यहीं से सवाल बनेगा। सवाल कहाँ से आएगा? राजस्थानी से। राजस्थानी में सबसे पहले कौन सी पूछी जाएगी? यहाँ से आएगी एक मालवी। मालवी। दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी बोली कौन सी है? मालवी के बाद मारवाड़ी। तीसरी बोली कौन सी है? मेवाती। और अगली कौन सी है? जयपुरी। कौन सी बोली है? जयपुरी। ये कितनी है? 4। किसके अंतर्गत हैं? राजस्थानी के अंतर्गत। अब आप देखो, एक आपसे विकल्प पूछ लेगा, मालवी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, और एक यहाँ है मगही। इसको देख लो, चारों में माँ
वर्ण का प्रयोग किया गया। आपसे सवाल पूछ लेगा निम्न में कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं है। नहीं का सवाल आएगा, पहला विकल्प मालवी, दूसरी मारवाड़ी, तीसरी मेवाती, चौथा विकल्प क्या होगा मगही। आपको क्या लगा देना मगही। मगही किसके अंतर्गत है भाई साहब, बिहारी। बिहारी किसके अंतर्गत है, मागधी। और मागधी कहाँ से आई थी, अपभ्रंश से। और अपभ्रंश कहाँ से आई थी, आपको पता होगा अपभ्रंश कहाँ से आई थी, वो आई थी प्राकृत से। प्राकृत के पूर्वकालीन कौन सी थी, पाली। और सबसे पूर्वकालीन कौन है, संस्कृत। यानी संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की क्या है, जननी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। गुजराती अपने आप में खुद एक बोली है, गुजराती में कोई बोली नहीं है, गुजराती अपने आप में है। अब आ जाओ पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में सबसे पहला है बांगरू। बांगरू जो हरियाणा के क्षेत्रों में बोली जाती है, हरियाणा तरफ बांगरू। दूसरा पॉइंट है ब्रजभाषा। दूसरी कौन सी है, ब्रजभाषा। तीसरे नंबर पे बुंदेली। तीसरी कौन सी है, बुंदेली। चौथी कौन सी है, कन्नौजी। यहाँ कौन सी है, कन्नौजी। और अगला जो नंबर है पाँचवा, बस यही समझ लो, यहाँ आपने समझ लिया, यही क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, खड़ी बोली। इसी को बोलते हैं हम लोग शुद्ध हिंदी। क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी। और एक कई परीक्षाओं में नाम रहा है इसका कोरवी हिंदी। किस नाम से आ जाएगा, कोरवी हिंदी। अब आप देखो सवाल कैसे पूछेगा, हिंदी खड़ी बोली का विकास किससे हुआ, हिंदी खड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ। अब आप देख लेना, पूरा डायग्राम आपके सामने है, पूरा डायग्राम आपके सामने है। क्या पूछेगा, खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली या शुद्ध हिंदी या कोरवी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ। आपको आंसर क्या देना, बताओ क्या देना है, पश्चिमी हिंदी। लेकिन पश्चिमी हिंदी अगर विकल्प नहीं है तो आपको क्या देना है फिर, सौरसेनी। कहाँ से हुआ है, सौरसेनी। यानी ये पूरा डायग्राम है, एक ही बार में आपको पूरे हिंदी के भाषा के विकास से परिचय करा दिया। एक ही डायग्राम से हिंदी भाषा के विकास से परिचय आपको करा दिया। एक बार आप फिर हमारे साथ देखेंगे यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं। अब यहाँ से फिर चलते हैं। अब आप देख लो, अब आप यहाँ पर देख लो, आपको पढ़ाया गया सबसे पहले हिंदी भाषा के विकास में संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश। इन तीनों में 8 स्वर हैं, संस्कृत में 9 हैं, लेकिन वैदिक और संस्कृत में यहाँ इनका वर्गीकरण अलग किया गया। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अब महर्षि ब्याडी ने सर्वप्रथम इनका प्रयोग किया। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का वर्गीकरण किया था। कितनी बोलियों को आधार मानकर, 18 बोलियों को आधार मानकर। 2016 यूपी टीईटी की परीक्षा का सवाल है, आप समझ सकते हो। इसके बाद जो 5 कौन कौन से हैं, आप एक बार हमारे साथ फिर दोहरा लीजिए। अपभ्रंश का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ, 5। कौन कौन से, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची और महाराष्ट्री। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी, पैसाची में पंजाबी, सिंधी और विराचड़। अर्धमागधी का संबंध किससे है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, यहाँ मागधी, मागधी को कितने भागों में, 4। बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। ठीक है, बिहारी को कितने भागों में बांटा गया, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब इसके बाद सौरसेनी, सौरसेनी को कितने भागों में, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। पहाड़ी में 2 बोलियाँ हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है ये बोली। अगली बार राजस्थानी, राजस्थानी में मालवी, मारवाड़ी। मारवाड़ी तो सॉन्ग आपने सुना ही होंगे, बहुत सुने होंगे आपने। इसके बाद मेवाती, इसके बाद जयपुरी। हमारे अंकित सर हैं जो मारवाड़ी के बड़े फ़ैन हैं, भाई साहब बहुत मारवाड़ी सॉन्ग सुनते हैं ये मारवाड़ी में। ठीक है, मेवाती और जयपुरी ये किसके अंतर्गत हैं, राजस्थानी के। गुजराती में कोई बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले है बांगरू, दूसरी ब्रजभाषा, मथुरा आगरा में आपको पता है बुंदेली, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौज में खड़ी बोली, शुद्ध हिंदी। अपना सवाल कहाँ से रहेगा, यहाँ से। कई परीक्षाओं का सवाल बनता, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, आप यहाँ से कर सकते हो। तो मित्रों आज के लिए हम आपको इतना ही बता रहे हैं। इसके बाद जो शेष अपनी क्लास होगी वो आपको वर्णमाला से हम लोग ले चलेंगे। पहली जो अपनी क्लास होगी हिंदी भाषा के विकास के बाद, वो आगे क्लास बढ़ाई जाएगी। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से पद, यानी यही क्रम है पूरी हिंदी का। वर्ण से वर्णमाला और संधि पढ़ना शुरू करेंगे और आपको यहाँ तक ले चलेंगे। फिर इसके बाद साहित्य। पिछली वीडियो में हमने आपको कहा भी था, पिछली वीडियो में आपको कहा भी था एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, अब आप प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट के चैनल पर जुड़े रहेंगे। आज से मैं प्रयास करूँगा, आज से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप तक हम लाइव आ सकें या अपनी वीडियो समय समय तक आप तक अपडेट कर सकें। हिंदी से जो भी समस्या होगी आप हमें बता सकते हैं।
आप हमें बता सकते हैं, किसी भी प्रकार से मैं पूरा आपका सहयोग और मदद करूंगा। यूपी टीईटी और सुपर टेट, यूपी टीईटी और सुपर टीईटी की हमारे यहाँ कक्षाएं झांसी शहर में प्रारंभ हो चुकी हैं। झांसी शहर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रारंभ हो चुकी हैं। 2 दिन का डेमो फ्री है भाई साहब, आकर आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो, फिर अपना मन बना लीजिए। इसके बाद यूपी टीईटी के बाद जो यूपी टीईटी की परीक्षा के बाद सुपर टीईटी होगी, जिससे प्राथमिक शिक्षक में, प्राथमिक विद्यालय में एक भर्ती जो आएगी वो प्राइमरी टीचर की। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं मयंक शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।